Writing an effective and persuasive answer has always been a very challenging task for UPSC civil services aspirants, and especially when it comes to write for mains examination. So इस सेशन में हम लोग आज comprehensively डिस्कस करने जा रहे हैं कि what should be the right approach and how a candidate should write a persuasive and impressive answer in the mains examination of civil services to gain maximum and impressive marks. Right. So, hello everyone. This is Anil Kumar. I'm a faculty of international relations, and I heartily welcome you to the platform of Path IAS Academy, a very credible and premier organization of the country preparing successfully students for civil services examination. So, dear friends, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो यूपीएससी का जो सेकंड पेपर है जीएस का, ठीक है, सो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, सबको मालूम है, ठीक है. सो इसमें जो प्रीवियस ईयर के खास करके 2022 का, ठीक है, इसके पहले मैंने 2023 का भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है. तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए उसको, ठीक है, जिससे कि आपको और ब्रॉडर जो है पर्सपेक्टिव डेवलप होगा. तो डियर फ्रेंड्स, इस पूरे सेशन में न केवल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका क्या सही तरीके से आंसर होना चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगा. सेकंड थिंग की जो मेजर स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, कि जब भी हम कोई बहुत ही इंप्रेसिव या अच्छा अगर आंसर लिखना चाहें तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे. तीसरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मेजर मिस्टेक्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स करते हैं, वो आपको नहीं करना है, उनको डिस्कस करेंगे. तीसरी चीज कि व्हाट शुड बी द फॉर्मेट, ठीक है, जब भी आप आंसर लिखते हैं तो हर चीज का एक फॉर्मेट होता है, तो वो क्या सही फॉर्मेट होगा उसको भी हम लोग डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे. सो इस चीज को बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, ठीक है, तो एक कॉपी पेन लेकर के बैठें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लें, बजाय कि जस्ट स्क्रोलिंग करते रहें, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. राइट. सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप पढ़िए. ये क्या कर रहा है कि इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका. डिस्कस इंडियाज रोल इन द रिसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट. ठीक है. अब देखिए एक चीज डियर फ्रेंड्स, मेजॉरिटी अगर हम कहें कि अगर 80% जो कैंडिडेट्स हैं वो मेजर क्या मिस्टेक करते हैं, जब भी उनको आंसर लिखना होता है तो वो बिल्कुल क्या करते हैं, सुपरफिशियल लेवल पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं. और मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज करता हूं कि आपको सुपरफिशियल लेवल पे क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि ये गलती 80% कैंडिडेट कर रहे हैं, तो आप भी उनकी कैटेगरी में आ जाएंगे. और देखिए एक चीज समझिए, और बहुत ही फंडामेंटल और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अनलेस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू राइट एन एम्फेटिक एंड इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव आंसर. जब तक आप क्वेश्चंस को ही प्रॉपरली नहीं समझेंगे तो फिर आप सुपरफिशियल लेवल पे आपकी आंसर होगी और फिर उसका जो है रिफ्लेक्शन आपके मार्क्स पे दिखाई देगा. तो ये गलती जो 80% जनरली कैंडिडेट्स करते हैं वो आपको गलती नहीं करनी है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्वेश्चन को कैसे समझें. तो देखिए क्वेश्चन को समझने का ये है कि एक बार तो सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ लीजिए, फिर उसको डीपली पढ़िए, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम दीजिए. कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं भी रेस आपको नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक बार आपने समझ लिया तो फिर आप उसके हिसाब से आप आंसर लिखते जाएंगे. और इसका क्या क्या स्टेप होगा वो मैं डिटेल तरीके से बताऊंगा. ठीक है. तो सबसे पहले व्हाट आर यू सपोज टू डू, कि आपको फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ठीक है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अब अंडरस्टैंड करना है, ठीक है. अब अंडरस्टैंड करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बारे में सोचा, फिर क्या करना है आपको, फोकस, यू आर सपोज टू फोकस ऑन कीवर्ड्स. जो कीवर्ड्स हैं उन पे क्या करना है, फोकस करना है. अब देखिए मान लीजिए जैसे आपने कहा कि इंडिया जो है एक एज ओल्ड फ्रेंड है श्रीलंका का, ठीक है, तो इंडिया को तो आपको फोकस करना है. दूसरा जो है एज ओल्ड फ्रेंड, ये वर्ड आपको बहुत कुछ बता देता है, यानी सदियों से हमारा जो फ्रेंड है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है. कौन है, श्रीलंका. ठीक है. अब देखिए आपके दिमाग में ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, यानी ये बोल रहा है कि भाई एज ओल्ड फ्रेंड है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जिसको जस्टिफाई करना है कि कैसे ये एज ओल्ड फ्रेंड है, ये आपको एग्जामिनर
को बताना है, क्योंकि एग्जामिनर जानना चाहता है। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि इंडिया का जो है ना रोल आपको डिस्कस करना है किस चीज में, जो रिसेंट क्राइसिस है, ठीक है, किसकी, श्रीलंका की। ठीक है, इस जो प्रीसीडिंग स्टेटमेंट, जो यानी जो पहले स्टेटमेंट दिया गया है उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये डिस्कस करना है। अब देखिए एक बात समझिए कि अगर कोई आपका एज ओल्ड फ्रेंड हो, कोई आपका दोस्त हो, तो उसके साथ क्या क्राइसिस आती है, अगर कोई क्राइसिस आती है तो आप उसकी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, तो नेचुरली हेल्प करेंगे। ठीक है, अब क्यों हेल्प करेंगे वो तो बात की बात हो गई, बट नेचुरल एक रिएक्शन होता है कि आप उसकी हेल्प करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दो तीन चीजें, पहली बात तो आपको क्या दिखाना है, एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है कि भाई एज ओल्ड फ्रेंडशिप, आप थोड़ा सा यानी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया और श्रीलंका की रिलेशन को डिस्कस करिए ब्रीफली। उसके बाद जो है इंडिया का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो अभी जो हाल ही में, ठीक है, रिसेंट जो क्राइसिस आई थी श्रीलंका में, श्रीलंका में क्या क्राइसिस आई थी, तो मालूम है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, किस वजह से, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए अपने एज ओल्ड फ्रेंड को हेल्प करने के, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने न केवल जो है सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा, बल्कि आपने क्वेश्चन को भी प्रॉपरली समझ लिया। ठीक है, अब समझ लिया, किस चीज को ध्यान में रखते हुए, फोकसिंग ऑन, जैसे मैंने बताया कि कीवर्ड्स को, आप कीवर्ड्स को फोकस करेंगे, आपके पास पूरी पिक्चर निकल जाएगी। डियर फ्रेंड्स, नाउ थर्ड जो स्टेप है, और ये मैं बार बार एम्फसिस करता हूं, मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, क्या करते हुए, कीवर्ड्स को फोकस करते हुए। तीसरा आपको क्या करना है, अब मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स लिखना शुरू कर देते हैं, तो देखिए लिखना शुरू नहीं करना है अभी, आपको क्या करना है, एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाना है। यू आर सपोज टू मेक अ मेंटल फ्रेमवर्क, कि आखिर मेंटल फ्रेमवर्क क्या होता है, आपको एक विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि उसके मेन मेन वर्ड्स को हमारा जो आंसर होगा वो किस तरीके से होगा, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड आंसर। ठीक है, तो आप इस चीज को, मेंटल फ्रेमवर्क को जो है आपने बना लिया। अब मेंटल फ्रेमवर्क क्वेश्चन उठता है कि भाई कैसे बनाएंगे, तो नेचुरली जो इसके कीवर्ड्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे मेंटल फ्रेमवर्क बनाने में। तो क्या करना है, पहले तो आपको ये बताना है कि इंडिया और श्रीलंका जो एज ओल्ड फ्रेंड है, तो उनकी जो है हिस्टोरिकल जो है इवोल्यूशन डिस्कस करना है मेन। ठीक है, कि कैसे हैं। दूसरा जो है इंडिया का क्या रोल है, किस चीज में, इंडिया श्रीलंका के फाइनेंशियल क्राइसिस में, मतलब क्राइसिस में है, तो फाइनेंशियल तो नेचुरली है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से क्राइसिस, तो फिर श्रीलंका की जो क्राइसिस है उसको डिस्कस करना है। और फिर तीसरा स्टेप है कि इंडिया ने उसको कैसे हेल्प किया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मेंटल फ्रेमवर्क, इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशन को दिखाना है, दूसरा जो है श्रीलंका की क्राइसिस को दिखाना है, और तीसरा जो है स्टेप क्या हो गया कि हाउ डिड इंडिया हेल्प इट। तो तीनों आपको मेंटल फ्रेमवर्क मिल गया। अब जब मेंटल फ्रेमवर्क मिल गया तो आप बिल्कुल उसी पे रखते जाइए आंसर को। ठीक है, आपने क्वेश्चन समझ लिया, किस चीज को, कीवर्ड्स को फोकस करते हुए, फिर मेंटल फ्रेमवर्क बना लिया, और कैसे क्वेश्चन आपका जो है, कैसे आंसर इवॉल्व होगा, ये भी आपका बन गया। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं किस चीज पे, कि आंसर, व्हाट शुड बी योर आंसर, व्हाट शुड बी योर आंसर। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि बिफोर राइटिंग एन आंसर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई आप जब भी आंसर लिखते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, ठीक है, कितने वर्ड्स में लिखना है। जनरली ये क्वेश्चन जो है आपको क्या है, कितने वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में मिलता है। ये जो क्वेश्चन है 150 वर्ड्स का 10 मार्क्स का मिलता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये जो क्वेश्चन है जो आपको मिला है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन का वर्ड है, अब मान लीजिए अगर आपको जो है 100 वर्ड्स में लिखने को मिल गया, तो बहुत से कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, 100 वर्ड्स में मिला तो 150 वर्ड्स में लिख दिया, या 150 वर्ड्स में मिला तो 200 वर्ड्स लिख दिया, या 100 वर्ड्स में लिख दिया। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड, दैट यू हैव टू फॉलो द वर्ड लिमिट ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर ने जो भी वर्ड लिमिट दिया है, यू मस्ट फॉलो इट, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, नहीं तो फिर वैसी वाली बात हो जाएगी। ठीक है, सो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि 10% आप उसमें 10% प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 10% माइनस, यानी अगर एक चीज बताइए कि अगर 100 वर्ड्स में बोला गया है तो 10% क्या होगा, 90 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, या 110 वर्ड्स लिख सकते हैं। इससे ज्यादा आप नहीं करेंगे तो फिर आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये प्लस 10% प्लस माइनस जो है आपको ध्यान में रखिए। अब ये तो बात हो गई
कि वर्ड लिमिट का क्या है और क्या चीजें आपको आंसर राइटिंग करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि आप जो भी आंसर होगा उसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए आपका, आपके दिमाग में इंट्रोडक्टरी पार्ट, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, दूसरा और क्या होता है, दूसरा जो है जो सेकंड सेक्शन होता है वो मेन बॉडी होता है। ठीक है, मेन बॉडी होता है जहां पे पूरे जितने भी आर्गुमेंट्स हैं आप डिटेल तरीके से जो है उस पूरे इश्यू को डिस्कस करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, जो तीसरा जो मेजर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन वाला पार्ट। ठीक है, कंक्लूजन वाला पार्ट। अब देखिए इसमें भी ना आपको राइट प्रोपोर्शन जो है रखना होता है आंसर का। ऐसा नहीं कि कहीं जो जितना मन में आया इंट्रोडक्शन लिखते गए, कुछ लोग इंट्रोडक्शन इतना लिखने में भूल जाते हैं कि मेन बॉडी को बिल्कुल अफेक्ट कर देते हैं, तो उससे एग्जामिनर भी उनके मार्क्स को अफेक्ट कर देता है, यानी प्रभावित कर देता है। कंक्लूजन में भी वही कर देते हैं। सो हर चीज का एक राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो वर्ड लिमिट का जो है आपने देखा फर्स्ट थिंग, दूसरा जो है राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए आपके आंसर का। तो इंट्रोडक्टरी कितना होना चाहिए, देखिए जो भी आपका जो है लेंथ है, जो भी वर्ड लिमिट मिली है उसका 20% आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। और जो मेन बॉडी है उसमें करीब कितना होना चाहिए, अराउंड 60% उसमें होना चाहिए। और तीसरा आपका रह गया कंक्लूजन वाला पार्ट, तो उसमें भी अराउंड 20% होना चाहिए। ठीक है, ये अराउंड है, मतलब एग्जैक्टली बिकॉज इट वोंट बी पॉसिबल टू काउंट ईच एंड एवरी वर्ड, बट आपको रफ फिगर आपको ध्यान में रखना है। अब नाउ क्वेश्चन ये उठता है, काफी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर जो है कितने हम कैसे इंट्रोडक्शन को कैसे लिखें। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा कैसा होना चाहिए। तो एक चीज आप समझिए कि देयर इज नो फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म वे ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। कोई भी फिक्स्ड और बिल्कुल एक तरीका नहीं है कि यही एक तरीका है जिससे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, फंडामेंटल चीजें, कि इंट्रोडक्शन आप किसी के स्टेटमेंट से, कोई सेइंग है, कोई कहावत है, ठीक है, कोई सेइंग है या कोई आइडिया है, आइडिया मतलब कोई ब्राइट आइडिया हो जिससे आपको लगता है कि विच मस्ट फिट इनटू द गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में वो फिट बैठना चाहिए, उस चीज को आपको ध्यान में रख करके लिखना होता है। अब ये नहीं कि कोई भी मन में आए तो कोई भी इंट्रोडक्शन में लिख दिया आपने, तो ये चीज आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जैसे ये है कि एज ओल्ड फ्रेंड, तो आप लिख सकते हैं इंडिया और श्रीलंका के बारे में कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मतलब एक मेरा ही सजेशन है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको यही लिखना है, आप इट डिपेंड करता है हर कैंडिडेट की क्रिएटिविटी पे। ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल अगर आंख मूंद करके किसी की भी बात को फॉलो करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपकी ओन यूनिकनेस जो है आंसर राइटिंग की वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो ये चीज आपको अपनी क्रिएटिविटी भी डालना है। दूसरा जो है मेन बॉडी में, डियर फ्रेंड्स, ये तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। मेन बॉडी में जो मेन इश्यूज हैं, जो मेंटल फ्रेमवर्क मैंने बताया था कि आपको ध्यान में रखना है, उसी को ध्यान में रखते हुए लिखना है मेन बॉडी में। तीसरा आपका कंक्लूजन का पार्ट, कंक्लूजन में, ठीक है, कंक्लूजन में भी जैसे मैंने बताया कि 20%। अब कुछ कैंडिडेट्स ये बोलते हैं कि सर एक्चुअली आजकल ग्राफ का काफी जो है डिमांड है कि ग्राफ होना चाहिए आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है, या टेबल्स होने चाहिए या मैप होने चाहिए, जो भी व्हाटएवर इट इज। तो देखिए मैं ये कहता हूं कि आप अगर कोई मैप बना दें, ग्राफ बना दें, कोई टेबल बना दें, ठीक है, वो उसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, इससे आपके आंसर राइटिंग को बहुत इंप्रेसिव हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि हर आंसर में अगर आप भर भर के बनाने लगे तो फिर जो एग्जामिनर है, जो इवेल्युएटर है, विल फील इरिटेटेड। उसको लगेगा कि आप बस किसी तरीके से आपने रट लिया है, सब वही चीजें डाले जा रहे हैं। तो आपको कोई ग्राफ या कोई टेबल है जो गिवन कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता है तो आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन दैट मस्ट फिट इनटू द गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आंसर, जो भी आंसर का कॉन्टेक्स्ट है उसमें फिट होना चाहिए। तो आप रख दीजिए ऑकेजनली, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप जो है एक ही आंसर में 3-4 जो है टेबल्स या मैप्स या कोई और चीजें आप डाल रहे हैं, तो वो दैट वोंट बी इफेक्टिव, ठीक है। कंक्लूजन में अगेन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान में रखने वाली कि आपको यू मस्ट एंड ऑन योर पॉजिटिव नोट, योर आंसर मस्ट एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। आपका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप बहुत ही नेगेटिव हो, ठीक है, कि आप ये नहीं लिख सकते कि चूंकि अब श्रीलंका ने जो है ठीक है अपने कुछ पोर्ट्स दे दिए थे, जैसे कोलंबो और हैम्बनटोटा जो पोर्ट्स थे वो दे दिए थे चाइना को,
ठीक है, तो इसलिए इंडिया को भी बदले की भावना से काम करना चाहिए। ठीक है, अब मौका मिल गया है, तो इस तरह के पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं होने चाहिए पूरे आपके आंसर राइटिंग में। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के इंटरेस्ट का सवाल है। तो जब भी आप कोई भी आंसर लिखें तो आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए या जो कंक्लूजन होना चाहिए, दैट हैज टू बी वेरी बैलेंस्ड। ठीक है, सो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो पॉजिटिव एंड पे आपको एंड करना है। ठीक है, चाहे कितना भी पेसिमिस्टिक जो है टॉपिक हो। ऐसा नहीं कि देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान पे लिखने को आ जाए तो आप भर भर के पूरा बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट या चाइना के खिलाफ बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स ही लिखते जाएं। सो इट इज ऑल्सो नॉट अ गुड आंसर। ठीक है, आपको जो भी सजेशन देना है, क्रिटिसिज्म देना है, दैट हैज टू बी वेरी बैलेंस। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बट मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं कि आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, जहां वैलिड जो क्रिटिसिज्म बनती है उसको भी रखना है। राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर डियर फ्रेंड्स कि आप लोगों को मालूम चल गया है कि आंसर राइटिंग का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस प्रोपोर्शन में वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को लिखते समय। तो इसी पे आप फॉर्मेट पे आप रखते जाइए। पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या है, पहला एज ओल्ड। मैं आपको कुछ मटेरियल ब्रॉडर पॉइंट डिस्कस कर दूंगा, आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इस आंसर का आंसर को राइट कर रही है। ठीक है, जैसे इसमें जो क्या है, एज ओल्ड फ्रेंडशिप की बात कर रहा है, एज ओल्ड फ्रेंडशिप की बात कर रहा है किस, राइट। सो एज ओल्ड फ्रेंड क्या है, तो आपको मालूम है, ठीक है, कि इंडिया और जो श्रीलंका है उसका रिलेशन क्या है, इट गोज समवेयर अराउंड 2500 ईयर्स बैक। ठीक है, आपको मालूम है कि थर्ड सेंचुरी, थर्ड बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो थर्ड बीसी में क्या हुआ था कि अशोका सन, ठीक है, हम लोगों के, ही वॉज अ लेजेंडरी किंग, तो अशोका किंग महिंदा, ठीक है, ही वेंट टू श्रीलंका, ठीक है, टू स्प्रेड व्हाट, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म जो है, जो आपके श्रीलंका में है, उसमें क्या है, बुद्धिज्म जो है किसने इंट्रोड्यूस किया, भाई इंडिया से ही गया बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर स्ट्रॉन्ग क्या, कल्चरल एंड रिलीजियस रिलेशंस। मैं आपको ये ना फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, आप अपनी क्रिएटिविटी और नॉलेज के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके आंसर लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल फिक्स्ड आंसर जैसे लोग जो है बना करके दे देते हैं कि बिल्कुल यही होगा, तो दैट इज नॉट द आंसर। वो मैं आपको रिक्वायर्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, मैं शेयर कर दूंगा। बाकी आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया, उसी फॉर्मेट पे आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, आपको मालूम है कि भाई एंशिएंट टाइम से हमारा संबंध क्या है, खास करके, ठीक है, बहुत एंशिएंट टाइम से, यानी 2500 ईयर्स पहले, ठीक है, उससे ही हमारा संबंध है। और बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग कल्चरल और रिलीजियस कनेक्शन है, किससे, श्रीलंका से। ना उसके बाद जो है पास्ट में क्या हुआ कि जो साउथ के किंगडम्स थे, मल्टीपल जो है मेनी साउथ के किंगडम्स थे, साउथ का मतलब साउथ इंडिया के, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया कि मल्टीपल टाइम्स दे अटैक्ड, ठीक है, एंड कॉन्कर्ड श्रीलंका। तो श्रीलंका पे कई बार उनका शासन रहा है, उसमें खास करके जो चोला डायनेस्टी है, इट वॉज अ वेरी पावरफुल डायनेस्टी, राइट। तो चोला डायनेस्टी का क्या था कि कब्जा था, जो है मल्टीपल टाइम्स हुआ, और भी कई पास्ट में साउथ इंडिया के जो किंग्स थे, दे वर वेरी डोमिनेंट, और उनका काफी जो है ना पूरा एक कंट्रोल रहा। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो कल्चरल रिलेशंस हैं, जो रिलीजियस कनेक्शन है, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। बुद्धिज्म इज स्टिल अ वेरी प्रिवेलेंट, प्रीडोमिनेंट रिलीजन ऑफ श्रीलंका। तो ये चीज है। अब नेचुरली क्या है कि कल्चरल और रिलीजियस कनेक्शन है, तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी रहा है, इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए, आप जो है प्रेजेंट में अगर आप देखें, ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्लांटेशन, वहां पे प्लांटेशन में जो है क्या है कि यहां से साउथ इंडिया के काफी लोग गए थे, ठीक है, और अभी भी रहते हैं, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो जो सेटलर्स हैं, खास करके जैसे प्लांटेशन में जो वर्कर्स हैं, ठीक है, प्लांटेशन वर्कर्स, वो कौन ले गए थे, ठीक है, अंग्रेज ले गए थे, ब्रिटिशर्स ले गए थे, ठीक है, बिकॉज ऑल्सो इट वाज पार्ट ऑफ द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि ये क्या दिखा रहा है, फिर अब जो प्लांटेशन वर्क्स हैं, फिर उसी से संबंधित आ गया LTT, लिबरेशन टाइगर्स, तमिल इलम, ठीक है।
तो उसी में क्या हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन आया 80s में, 80s में जो है ऑर्गेनाइजेशन आया और उसने इट स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ तमिलियंस। ठीक है, जो साउथ इंडिया के जो लोग थे उनके खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होने लगा उसके खिलाफ वो लड़ना शुरू कर दिए। ठीक है, सो ये इट कंटिन्यूड अप टू 2009। ये 2009 में जाकर के एंड हुआ ये सिविल। ठीक है, जो सिविल वहां पे वॉर था वो खत्म हुआ 2009, ये एंड हुआ। अब जो है नाउ ऑलमोस्ट, ठीक है, लगभग जो है काफी पीसफुली तरीके से लोग रह रहे हैं। हालांकि देयर आर स्टिल सम प्रॉब्लम्स, बट ओवरऑल जो है पीसफुल तरीके से वहां पे चीजें चल रही हैं। ठीक है, नाउ वहां की कंट्री ने भी जो है इस बात को रियलाइज किया है कि यू कैन नॉट रूल गवर्न अ कंट्री डिस्क्रिमिनेटिंग लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है लगभग, और चीजें हैं कि उनको इक्वल राइट की बात होती है। ठीक है, सो ये सब चीजें जो है आपकी चलें। नाउ सो एंशिएंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक हम लोगों ने कवर कर लिया किसका, इंडिया और श्रीलंका का। ठीक है, इन बिटवीन आपको मालूम है कि एलटीटी के प्रॉब्लम के दौरान, ठीक है, इंडिया ने अपनी जो है पीस कीपिंग फोर्स भी भेजी थी। ठीक है, उसका हालांकि बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया उसका। ठीक है, एंड इट रिजल्टेड इनटू असैसिनेशन ऑफ आवर लेट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी, तो उनका भी हो गया। तो ये सब रिलेशन रहे हैं, उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी है इंडिया ने श्रीलंका को प्रोटेक्ट किया है, हमेशा हेल्प किया है। तो ये हम लोगों का लिंकेज है। ठीक है, अब उसमें जो है कल्चरल स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है रिलीजियस रहे हैं, फिर इकोनॉमिक भी रहे हैं, मिलिटरली भी रहे हैं। ठीक है, सो ये अब तक जो है हम लोगों से चला आ रहा है और ओवरऑल अभी भी है। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो एज ओल्ड जो रिलेशन हो गया इंडिया और श्रीलंका का, बाकी चीजों को हम लोग कैसे कवर करेंगे। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अब रिसेंट जो क्राइसिस आई है, तो रिसेंट क्राइसिस क्या है, रिसेंट अभी क्राइसिस थी जो प्रेजेंट क्राइसिस, अब तो खैर काफी चीजें उभर गई हैं। वो क्या था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में क्या होता है, उथल पुथल होने की वजह से नेचुरली क्या है उसका फाइनेंशियल क्राइसिस। अब फाइनेंशियल क्राइसिस है तो लोग जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां के प्रेसिडेंट के पैलेस में घुस गए लोग, नहा रहे थे और चीजें लूट रहे थे। ठीक है, उनको भी मजा आ रहा था। ठीक है, सो फिर ये चीजें क्या है कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी तो भाई जो डे टू डे लाइफ की, चाहे वो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, डीजल पेट्रोल के दाम जो है नेचुरली बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी तो नेचुरली डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम होती है। और क्या प्रॉब्लम होती है, अब जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो नेचुरली जो है आपके टूरिज्म पे काफी हद तक, ठीक है, डिपेंडेंट है। तो टूरिज्म पे है। अब टूरिज्म नेचुरली, टूरिस्ट जहां पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो लोग कम जाएंगे, तो नेचुरली क्या होगा कि फिर वहां पे फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो और भी बहुत से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है। फूड क्राइसिस आ गई। ठीक है, फूड क्राइसिस आ गई, राइट। इन्फ्लेशन, बहुत ही हाई इन्फ्लेशन रेट हो गया, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है भाई, फूड इन्फ्लेशन और भी जो बेसिक कमोडिटीज जो है आउट ऑफ रीच हो गई कॉमन पीपल के, तो नेचुरली और भी जो लोग थे वो भी बहुत ही अटैकिंग हो गए वहां की गवर्नमेंट को लेकर के, वहां के पॉलिटिशियंस को लेकर। तो ये पूरी जो है जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से क्या हो गया कि जो इकोनॉमिक जो लाइफ है लोगों की बहुत ही बैडली अफेक्टेड हुई। ठीक है, उसकी वजह यह भी थी कि कुछ लोगों ने और आरोप लगाया कि वहां पॉलिटिकल करप्शन। सो पॉलिटिकल करप्शन, तो पॉलिटिकल करप्शन, ठीक है, पॉलिटिकल करप्शन, ये सब चीजें जो है उसमें ऐड होती गई और पॉलिटिशियंस खिलाफ एंगर था तो लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया, बहुत समय तक प्रॉब्लम चली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उसका रिफ्लेक्शन उसके पूरी जो फाइनेंशियल हेल्थ है श्रीलंका की उस पर दिखाई दिया और नेचुरली उसके अदर जो है जो डिसीजन मेकिंग है उस पर हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है डियर फ्रेंड्स, ये तो चलो क्या क्राइसिस थी श्रीलंका की वो भी समझ में आ गया, हमारा जो है क्या कैसे एज ओल्ड रिलेशन है वो प्रेजेंट तक वो भी कवर हो गया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ श्रीलंका, आखिर श्रीलंका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि जिसको हम जो है उसको सपोर्ट करें। तो देखिए आपको मालूम है कि श्रीलंका की जो पोजीशनिंग है, ठीक है, आपकी जो इसकी स्ट्रैटेजिक जो पोजीशनिंग है,
स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल। ठीक है, साउथ में नीचे है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि अगर यहां पे क्या है कि जो चाइनीज असर्शन बढ़ रहा है, चाइनीज जो है अग्रेशन असर्शन बढ़ रहा है, असर्टिव मालूम, सबको मालूम है कि डोमिनेंस जो है चाइना जो है अपनी पर्ल ऑफ स्ट्रिंग जो स्ट्रेटेजी है, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग से क्या कर रहा है कि पूरे इंडिया को कवर कर रहा है, घेर रहा है, उसके अगल बगल के जितने नेबर्स हैं उनको अपने तरफ मिला रहा है। ठीक है, अपनी उनकी क्या है डीप पॉकेटेड जो डिप्लोमेसी है, डीप पॉकेटेड डिप्लोमेसी में क्या है कि डीप पॉकेटेड डिप्लोमेसी में, डीप मतलब गहरी पॉकेटेड डिप्लोमेसी से क्या कर रहा है कि जो भी नेबर्स हैं इंडिया के सबको कह रहा है कि भाई चलिए हम आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, आपको कैपिटल दे रहे हैं। ठीक है, और उससे क्या कर रहा है, उनको दे करके उनको कर्ज में फंसा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेट ट्रैप। ठीक है, डेट ट्रैप में फंसा दे रहा है। अब डेट ट्रैप में फंसा दे रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि उनके जितने भी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिकली खास करके पोर्ट से या एयरपोर्ट से उनको टेक ओवर कर ले रहा है। अब जैसे क्या है कि आपको मालूम है कि श्रीलंका के 2 पोर्ट से, ठीक है, हम्बनटोटा, ठीक है, और क्या है, और क्या है, कोलंबो। तो ये 2 पोर्ट्स को उसने टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, उसको साइन कर लिया था। ठीक है, सो ये इसके वजह से जो है ना काफी आर्थिक दिक्कतें आ गई। ठीक है, और आर्थिक दिक्कतें आ गई किन वजहों से, तो उसमें एक तो वहां की लोगों, वहां की जो पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी थी, ठीक है, करप्शन था और मिसमैच था, ट्रस्ट डेफिसिट था वहां के लोगों और वहां के पॉलिटिशियन के बीच में, जिसकी वजह से क्राइसिस और बढ़ गई। फिर उसका रिफ्लेक्शन पूरी आर्थिक स्थिति पे दिख गया और नेचुरली उनके डिसीजन मेकिंग पे भी दिख गया। अब चूंकि स्ट्रैटेजिकली जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके, सो हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने श्रीलंका को हेल्प किया। राइट, क्योंकि श्रीलंका को भाई हम लोग एक तो एंशिएंट टाइम से चले आए, क्योंकि हमारे बिल्कुल नेबर में अगर किसी दूसरे हमारे जो एनिमी कंट्री का अगर इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा तो नेचुरली वो फिर हमारे इंटरेस्ट के लिए खतरा होगा। ठीक है, तो फिर इंडिया ने क्या किया इसमें आपकी, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट तो पहले भी देता रह रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, क्रेडिट ऑफ लाइन, ठीक है, क्रेडिट ऑफ लाइन जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, ठीक है, बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर जो है, यूएस डॉलर में जो है पहले तो फाइनेंशियल हेल्प के पैकेज के रूप में दिया। फिर वहां पे जो खास करके नॉर्दर्न पार्ट में, श्रीलंका के जो नॉर्दर्न पार्ट में जो प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, उनको वहां पे इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किया कि जिससे कि वहां की गवर्नमेंट को पैसे मिले, फाइनेंशियल पैकेज दिया, क्रेडिट ऑफ लाइन बढ़ाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। ठीक है, ये सब चीजें किया जिससे कि वहां के लोगों को हेल्प मिले। अपार्ट फ्रॉम सप्लाइंग बेसिक्स, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फूड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको जो है प्रॉम्प्टली प्रोवाइड करने के अलावा एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट, तो जो भी उनकी क्राइसिस थी उसको उन्होंने मिटिगेट करने की काफी कोशिश की। लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, फाइनेंशियल पैकेज दिया। ठीक है, उसके बाद जो है उनकी इसेंशियल जो कमोडिटीज थी उसकी सप्लाई की हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे, पेट्रोलियम हो, फूड हो, जिससे कि उनकी फूड इन्फ्लेशन जो है काफी कम हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आर्थिक रूप से काफी किया। ठीक है, प्लस उनके जो पोर्ट्स हैं नॉर्दर्न पार्ट में, उनको भी, उस पर भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया। ठीक है, फिर आपकी जो हाइब्रिड, जो वहां पावर क्राइसिस थी, पावर क्राइसिस में तो हाइब्रिड जो है बेसिकली पावर, ठीक है, पावर जो है जो प्रोजेक्ट्स उसको स्टार्ट किया। तो ये सब चीजें किया डिफरेंट तरीके से किसने, इंडिया ने, सो दैट की जो श्रीलंका का जो टिल्ट था, जो झुकाव था, जो बड़ी तेजी से चाइनीज के तरफ हो गया था, उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये सब चीजें की। और आपको ये भी मालूम है कि भाई इंडिया और बेसिकली क्या है, इंडिया और श्रीलंका किसके हैं, ठीक है, आपके, ठीक है, बिम्स्टेक और सार्क के उसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, और पूरे सार्क में जो है ना श्रीलंका क्या है, इज अ वेरी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, और श्रीलंका का जो है अगर इंडिया देखें तो बहुत ही लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो ये चूंकि इनका आर्थिक जो है कनेक्शन भी है, ठीक है, सो
ये सब चीजों के होने के वजह से, और चूंकि स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हमें चाइना के असर्टिवनेस को, इसके इन्फ्लुएंस को भी कम करना है, तो उसके लिए भी हमें इंडिया की मजबूरी है, ठीक है, उसको हेल्प करना। ये भी मालूम है कि भाई इंडिया जो है समय समय पे क्या करता है कि नेवल और, ठीक है, नेवल और बेसिकली क्या कहता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहता है, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करता रहता है, जिससे कि उनके बीच में क्लोजर कोऑपरेशन बढ़े, खास करके 2012 से। तो ये सब चीजें हम लोगों के डीपन रिलेशंस हैं, क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सॉल्व करता है, ठीक है। सो वी कैन नॉट अलाउ आर वेरी क्लोज एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री टू गो इन द फोल्ड ऑफ चाइना, ठीक है। सो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए, और बेसिकली अदर जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए, इंडिया ने पास्ट में भी किया है और प्रेजेंटली भी जो है, जब क्राइसिस इनको हुई तो काफी हद तक हेल्प की, ठीक है। मेडिसिन सप्लाई करना, वाटर सप्लाई करना, ठीक है, पीने वाले पोर्टेबल वाटर, ये सब चीजें एक्सटेंसिवली जो है सर्व किया, ठीक है। सो दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड जो है कि जैसे मैंने बताया कि आप इस चीज को एक्सप्लेन करते समय आप इसको बता सकते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। आप इस तरह के जो है स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, विच विल जस्टिफाई द गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया सपोर्ट टू श्रीलंका, ठीक है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको क्या करना है, आपको ये सब चीजें इस पे रखते जानी है। जो भी फॉर्मेट है इसमें आप इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में आप ये रखते जाइए, ठीक है, और कंक्लूड कर दीजिए कि द हेल्प ऑफ इंडिया कैन बी जस्टिफाइड इन ट्रू वर्ड्स विद द सेइंग ऑफ अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट से आप जस्टिफाई करेंगे तो यू विल आंसर विल बी वेरी इफेक्टिव, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हालांकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट के भी इश्यूज हैं, जैसे कच्चा थीवू जो आइलैंड है, ठीक है, जिसको 1974 में इंडिया ने हैंड ओवर कर दिया था श्रीलंका को, ठीक है। हालांकि बाद में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो अपनी सम पॉलिटिकल वजह से ये मानती है कि नहीं, जो है दिस स्टिल बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये सब इश्यूज हैं, कुछ कंटेंशियस इश्यूज हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन उसको इंडिया और श्रीलंका ने काफी मैच्योरिटी के साथ, और स्पेशली जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने लार्ज हार्टेड दिखा करके उस इशू को काफी मैनेज किया है, ठीक है। जो फिशरमैन का इशू है उसको भी मैनेज किया है, जो कच्चा थीवू वाले आइलैंड है और भी इश्यूज है उसको मैनेज करते हुए, और ये देखते हुए भी कि श्रीलंका ने बीच में उसकी जो लीडरशिप है वो चाइनीज के तरफ ज्यादा झुका होने के बावजूद भी अपनी ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को समझ करके श्रीलंका को हेल्प किया, और इससे जो है एक इंडिया का जो मैसेज आता है, जो उसकी जो इमेज पूरे वर्ल्ड में गई, वो दैट वाज वेरी पॉजिटिव, राइट। सो ये सब चीजें आपको इस आंसर राइटिंग में, जैसे मैंने फॉर्मेटिंग बताया कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, मेन बॉडी और कंक्लूजन में जो है आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग डियर फ्रेंड्स पढ़ते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डू यू थिंक दैट बिमस्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क, ठीक है। आपको देखिए मैंने बताया ना कि पहला स्टेप क्या करना है, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फिर सेकंड स्टेप पे क्या करना है, यू आर सपोज टू फोकस ऑन कीवर्ड्स। थर्ड आपको क्या करना है, मेंटल फ्रेमवर्क आपको बनाना है। और फोर्थ स्टेप जो मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताई है, उसी फॉर्मेट पे आपको जो उसका जो वर्ड लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए उसको लिख देना आंसर। अब कैसे इंट्रोड्यूस करना है, मेन बॉडी में क्या रखना है, कंक्लूजन कैसे करना है, वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। आप बिल्कुल इसी को समझते हुए चलिए। अभी क्या कर रहा है कि डू यू थिंक दैट बिमस्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, ये सिमिलैरिटीज क्या है, यानी समानता क्या है, और क्या है डिसिमिलैरिटीज, यानी उनमें अंतर क्या है, यानी किसमें, सार्क और बिमस्टेक में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। और क्या है, हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं रियलाइज बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो देखिए बिमस्टेक जो है कब, ठीक है, लेट 1997 में, यानी लेट 90s में इसका जो है फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और सार्क का क्या कैसे हुआ, 85 में हुआ,
1985 में, ठीक है। अब इसको इनके क्या ऑब्जेक्टिव है उनको भी हम लोग समझेंगे, बट ये चीज जो है आपको क्या कर रहा है कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे रियलाइज हुए। देखिए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए जो मेजर इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन। उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यही होता है किसी भी देश का जो है। अगर बहुत ही कोर में जाएं तो हर देश का ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि भाई टू हैव पीसफुल रिलेशंस विद आवर नेबर्स, ठीक है। और अल्टीमेटली पूरी बात जो है घूम करके मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब नेशनल इंटरेस्ट में नेचुरली क्या होता है कि भाई हर आदमी, हर कंट्री आप क्या सोचता है कि भाई उसके जो ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हों, कोलैबोरेशन जो है डिफरेंट एरियाज में जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो उसमें अच्छे होने चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव्स होता है। सो बोथ दिस बिमस्टेक एंड सार्क आर बेसिकली रीजनल इंटर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये रीजनल जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये हैं, ठीक है। आपके साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो है दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज द क्वेश्चन। सेकंड, उनके की वर्ड्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और मेंटल फ्रेमवर्क आपको बनाना है। तो पहले आपको क्या करना है, बिमस्टेक के बारे में थोड़ा सा लिखना है, फिर सार्क के मेन बारे में लिखना है, उसके बाद इनमें सिमिलैरिटीज क्या है और डिसिमिलैरिटीज को डिस्कस करते हुए, और ये कैसे, खास करके जो बिमस्टेक है वो हमारे इंटरेस्ट को कैसे सर्व कर रहा है, ठीक है। यानी जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे फर्दर कर रहा है, इसको आपको राइट डाउन करके एंड कर देना है, ठीक है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर कैसे होगा उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले समझना है सार्क, ठीक है। अब सार्क में बेसिकली क्या है, सार्क है और बिमस्टेक है। तो आपको मालूम है कि इसका क्या है, जिसे साउथ एशिया में क्या है, सार्क क्या है, साउथ एशिया ऑफ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भाई साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यही है। और बिमस्टेक, अब बिमस्टेक क्या है, बिमस्टेक जो है, अब इसको आप देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ एशिया, ठीक है, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन यही बोल रहा है। तो ये तो आपको बता देना है कि भाई ये है, राइट। अब ये कब हुआ था, ये 1985 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, बिमस्टेक। और ये इसका जो हेड ऑफिस क्या है, ठीक है, इसका जो सेक्रेटरीट कहां है, सेक्रेटरीट, ठीक है, इसका जो सेक्रेटरीट है कहां है, काठमांडू में है। काठमांडू कहां है, कैपिटल ऑफ नेपाल, ठीक है। तो ये आपका सार्क का हो गया। बिमस्टेक का क्या है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ये ध्यान में रखिए। आपको ना पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग जो मैं आपको थॉट प्रोसेस बताऊंगा उसी के अनुसार अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए उसको रख देना है, ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से। अब इसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल आपको मालूम है कहां है, ठीक है, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव आपका है, ठीक है, किस चीज के लिए, ठीक है। सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये तो इसका जो है फुल फॉर्म हो गया। ये कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1997 में, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है वो बेसिकली कहां है, ढाका में है, ठीक है, बांग्लादेश, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो ये चीजें जो है, तो आपको आई एम प्रीटी श्योर की पहली बात तो सार्क कब का गठन कहां हुआ और इसका कहां गठन हुआ, इनके हेड ऑफिस जो सेक्रेटरीट है, ठीक है, वो कहां है ये मालूम चल गया।
अब देखिए इसमें जो है ना इनके मेंबर कितनी कंट्रीज हैं, तो देखिए जो सार्क के मेंबर है टोटल 8 हैं, 8 मेंबर्स हैं। और बिमस्टेक के कितने हैं, इनके 7 मेंबर्स हैं, राइट। अब देखिए आपके सार्क में कौन कौन से मेंबर्स हैं भाई, सार्क में तो नेचुरली पहली बात तो इंडिया, और क्या है बांग्लादेश, और क्या है नेपाल, और क्या है भूटान, और क्या है ठीक है आपका जो है पाकिस्तान, ठीक है अफगानिस्तान, ठीक है और क्या है मालदीव है, राइट। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये आपके सो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, ठीक है। और नेचुरली ये श्रीलंका, आपका श्रीलंका, ये आपके जो है मेंबर्स हैं। सो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव एंड श्रीलंका, ये आपके सार्क के मेंबर्स हैं, यानी टोटल 8 हैं। नाउ अब देखिए बिमस्टेक में बेसिकली क्या है, अब देखिए बिमस्टेक में अगर इनके मेंबर्स आप समझ लाएंगे ना तो मेजर इनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आप समझ लेंगे, क्योंकि ये जितने भी कंट्रीज हैं किसके हैं, ये साउथ एशिया के हैं। इसमें क्या है जो सार्क के हैं वो किस में है, ये सब साउथ एशिया के मेनली जो है साउथ एशिया में आते हैं, ठीक है। तो इनके जब मेंबर्स आप समझ लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बिमस्टेक के कितने मेंबर्स हैं, बिमस्टेक में नेचुरली आपका इंडिया आएगा, और क्या है ठीक है। अब इसमें इंडिया में और क्या है, ठीक है नेपाल है, और क्या है, अब देखिए एक म्यांमार है। एक चीज है ना कि म्यांमार इसका पार्ट नहीं है, सार्क का पार्ट नहीं है, राइट। सो म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है। तो म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है। तो कितने हो गए 4 हो गए, और क्या है बांग्लादेश है, और क्या हो गया श्रीलंका है, राइट। सो कितने हो गए 2 4 6, राइट। इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपके 7 कंट्रीज हैं, राइट। अब इसमें अब देखिए ये तो आपके हो गए इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान, ये आपके हो गए। अब देखिए इनके ना यानी इसका मतलब क्या है, इनमें 3 जो मेजर कंट्रीज हैं जिनसे भारत का संबंध जो है खराब है। अब देखिए इनके मेंबर्स के नेचर को ही समझ लेंगे ना तो बाकी सब सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज मालूम चल जाएंगी। ये जितने भी कंट्रीज हैं वो किस में आते हैं, ये आपके साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को में आते हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटीज बेसिकली क्या है, ये साउथ एशिया में और ये मेनली साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं बीमस्टेक के। इनके 7 हैं, उनके जो है आपके सारे के 8 कंट्रीज हैं, तो ये तो हो गया। इनकी जियोपॉलिटिकल जो ग्राफिकल जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़े से उसमें डिफरेंसेस हैं। जो मेजर इश्यू है इन दोनों के बीच में कि किसको कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है वो इनके मेंबर से ही आप समझ सकते हैं। अब इसमें बिमस्टेक में बेसिकली खास करके जो थाईलैंड है, ठीक है, म्यांमार है और ठीक है श्रीलंका, ये तो चलो ठीक है। इनमें जो सबसे जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है, इंडिया और आपके जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अभी तो रिसेंटली मालदीव से भी चल रहा है। तो जो सबसे ज्यादा जो है जो आपके कॉन्फ्लिक्ट वाले जो रिलेशंस होते हैं किसे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के वजह से 2014 के बाद, ठीक है, सार्क की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। पाकिस्तान में हुई थी वो कैंसिल्ड,
तो ये बेसिकली बिल्कुल क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जैम्ड, ये जैम्ड व्हीकल हो गया ये। और इसकी वजह क्या है, सार्क, सार्क की फंक्शनिंग बिल्कुल जो है वो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मेनली जो जो टेंशंस हैं, खास करके इंडो पाक, ठीक है, इंडो पाक जो है, क्योंकि पाकिस्तान बोलेगा कि जब भी मीटिंग होगी तो कहेगा कि कश्मीर इशू जो है पे पहले डिस्कशन होना चाहिए। तो जितने विवादित मुद्दों पे है, तो भाई जब 10 लोगों की मीटिंग हो रही है, उसमें कोई एक आदमी कहेगा कि नहीं हमारा पहले मुद्दा जो लड़ाई झगड़ा वाला है वो सॉल्व करिए, तो लड़ाई झगड़ा सॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं है। जो सार्क का ऑब्जेक्टिव हो बेसिकली क्या है, सोशल एंड बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन को डीपन करने के लिए, ठीक है, ये इनके रिलेशंस को, जितने भी कंट्रीज हैं उनके रिलेशंस को डीपन करने के लिए बनाया गया, ठीक है, रीजनल इंटीग्रेशन के लिए बनाया गया साउथ एशिया के। अब यहां पर बेसिकली क्या है कि जो टेंशन वाले मुद्दे हैं, अब जैसे मैंने बताया कि कश्मीर बोलेगा भाई, पाकिस्तान बोलेगा नहीं कश्मीर मुद्दा शुड बी डिस्कस फर्स्ट एंड इट शुड बी रिजॉल्व, तो नेचुरली वहां पे उसको मालूम है कि इंडिया रिएक्ट करेगा। अब इंडिया रिएक्ट करेगा तो फिर नेचुरली वहां पे कोई भी समिट नहीं हो पाएगी। दूसरी बात जो है कि इसको ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट जो मेथड पाकिस्तान अपनाता है, जिसके वजह से जो भी समिट होती है, मीटिंग होती है, वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली जाती है और नहीं हो पाती है, ठीक है। चाइना का भी इंफ्लुएंस है, चाइना एनकरेजेस इट, सो जिससे कि जो भी इंटीग्रेशन है इसका जो है वो काफी प्रभावित हुआ है, राइट। सो आप समझ सकते हैं कि भाई वजह क्या है, वजह क्या है, ठीक है। पहली बात तो इनके मेंबरशिप में, ठीक है। दूसरी बात जो है कब फाउंड किया गया। तीसरी बात जो है इनकी जियोग्राफिकल सिचुएशन का क्या है इन कंट्रीज की। चौथी चीज जो है, जो मेजर इश्यू है कि जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है इट इज नॉट वर्किंग इफेक्टिवली, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव से वो सर्व नहीं हो रहे, वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा है, क्योंकि जो भी इंटरेक्शन मीटिंग हो रही थी वो सब नहीं, बंद हो गई है, ठीक है। सो इस वजह से ना सार्क इज बीइंग कॉल्ड एज अ जैम्ड व्हीकल, ये जाम हो गया, वो नहीं मूव कर रहा, ठीक है। सो इस चीज को जो है और किस वजह से वो मैंने रीजन भी बता दिया। नाउ डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं बिमस्टेक पे। अब बिमस्टेक में क्या है, बिमस्टेक का देखिए जो ऑब्जेक्टिव सार्क का है इज मच वाइडर इन नेचर, पॉवर्टी एलिविएशन है, कल्चरल इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो ये सब चीजों की बात करता है। लेकिन जो बिमस्टेक का ऑब्जेक्टिव है वो नेचुरली रीजनल इंटीग्रेशन है, रीजनल इंटीग्रेशन को तो बढ़ावा करता ही है, ये इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन को और डीपन करने की बात करता है, ठीक है, कल्चरल रिलेशन को और इंप्रूव करने की बात करता है, ठीक है। सो इसमें क्या है, अब पॉवर्टी एलिवेशन और जेंडर इक्वालिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो सार्क में इंक्लूडेड है। तो जो सार्क का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसमें टूरिज्म का भी डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो इंटीग्रेशन है वो मेजर ऑब्जेक्टिव है किसका, बिमस्टेक का। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है बिमस्टेक का वो ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। सार्क के जो है ज्यादा ब्रॉडर है और इसके जो है स्पेसिफिक इन नेचर है, इसमें पॉवर्टी एलिविएशन और कल्चरल जो है वाला इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी वाली चीजें इंक्लूडेड नहीं है। हालांकि कल्चरल रिलेशंस को इंप्रूव करने की ये भी बात करता है, ठीक है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सार्क के ब्रॉडर हैं, जबकि ज्यादा फोकस जो है बिमस्टेक के हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये चूंकि जितने भी कंट्रीज हैं वो ईस्टर्न साइड में इंडिया के पड़ते हैं, तो नेचुरली इनसे कोऑपरेशन जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि इसमें एब्सेंस ऑफ स्पेशली पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का और रिसेंटली में अभी मालदीव का एब्सेंस है, तो जिससे वजह से इनका जो फंक्शनिंग है बिमस्टेक की वो बहुत ही इफेक्टिव है, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एंड बेसिकली इसके वजह से जो है काफी इनका जो है कंट्रीब्यूशन जो है फंक्शनिंग इज वेरी गुड, राइट, इंप्रेसिव। तो ये चीज आपकी जो है बिमस्टेक और इनके बीच में जो है डिफरेंसेस हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर अब ये इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे फर्दर करता है, कैसे सॉल्व करता है। तो देखिए, एक तो जितने भी कंट्रीज हैं इनकी जो जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है वो बड़ा ही सेंसिटिव है, तो इनसे हमारा जितना क्लोजर रिलेशन होगा, तो इंडिया का जो पॉल ऑफ स्ट्रिंग जो पॉलिसी है वो जो जिसके वजह से जो चाइनीज असर्शन है,
जो चाइनीज असर्शन है, ठीक है, जो अग्रेशन है उसको कम करने में, उसके डोमिनेंस को कम करने में जो है हेल्प मिलेगी। दूसरा जो है इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक जो बेनिफिट है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिक जो रिलेशंस है, ठीक है, खास करके ट्रेड एंड रिलेशंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। सो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो है आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी इसके मेंबर्स हैं ना, इनकी करीब 5.3 ट्रिलियन डॉलर जो इनकी कंबाइंड जीडीपी है, जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं इनकी हैं। सो दे हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या डियर फ्रेंड्स डिस्कस किया कि इन सभी चीजों को आपको क्या करना है कि एक फॉर्मेट पे आप रख दीजिए, ठीक है। आपको डिस्कस करना है कि भाई इसमें सार्क कंट्रीज का क्या ऑब्जेक्टिव है, कब स्थापित हुई इसका, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है, मतलब सेक्रेटरीट कहां है, ठीक है, और बाकी जो है बिमस्टेक का क्या है, इन दोनों मेंबर्स मेजर कौन है, और इनके मेंबर्स के आधार पे ही आप इनमें मेजर क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या दिक्कतें हैं वो आप समझ सकते हैं, और उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, और क्यों जो है जो फंक्शनिंग है बिमस्टेक की वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा इफेक्टिव है, वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि सार्क जो है नेचुरली जो है वहां पे पाकिस्तान उसका मेंबर है, तो नेचुरली पाकिस्तान के प्रेजेंस से ही जो है पूरी फंक्शनिंग जो है अफेक्ट होती है, तो वो पूरी चीजें आप लिख सकते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स जैसे सार्क का ब्रॉडर है, जबकि बिमस्टेक का जो है ज्यादा फोकस्ड है, इनको आप डिस्कस कर सकते हैं, और कैसे वो ऑलरेडी मैंने बता दिया जो है, ठीक है। बाकी जो असर्शन ऑफ चाइना है उसको जो है कंटेन करने में हेल्प मिलेगी इंडिया को। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इसका जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक जो रिलेशन और टेक्निकल रिलेशन एडवांस होगा, तो नेचुरली ठीक है उसका बेनिफिट इंडिया और इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको मिलेगा। तो इन सब चीजों को आप जो है किसमें रखते जाइए, जैसे मैंने बताया कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए आप इंट्रो पे रख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद मेन बॉडी पे आप रख दीजिए, राइट, और कंक्लूजन आप जो है आप पॉजिटिव एंड पे करते हुए कर दीजिए। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो योर आंसर विल बिकम रियली इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, एंड ऑब्वियसली इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन मार्क्स, राइट। सो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को टेकअप करते हैं डियर फ्रेंड्स। ओके डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये क्या कह रहा है, हाउ विल ITU2 इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA, ठीक है, इसको हमें समझना है, ठीक है, इनको एक्सप्लेन भी किया है। ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंडिया का जो है पोजीशन है, ठीक है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, ये जो भी ग्रुपिंग है। अब देखिए जो ग्रुपिंग है वो आपको मालूम है, इसको ITU2 बोलते हैं। ITU मतलब इंडिया है, ठीक है, और क्या है, इजराइल है, UAE मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट, और USA। अब ये कह रहा है कि जो इनकी ग्रुपिंग है वो क्या है, ये कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, कैसे बदलेगा, जो इंडिया की पोजीशन है वो कहां पे, इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो कैसे बदलेगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि ये जो ग्रुपिंग है, ठीक है, नेचुरली जो इन्वॉल्वमेंट है इजराइल का, ये इजराइल कंट्री है ना, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये जहां भी रहेगा, ये कहां के, इजराइल और UAE कहां है, तो नेचुरली किस में है, मिडल ईस्ट में, ठीक है, ये कहां है, मिडल ईस्ट में है। अब भाई इंडिया और इजराइल, अगर इंडिया है तो इंडिया का क्या पोजीशन है ग्रुपिंग में। अब इजराइल आपको मालूम है कि कैसा कंट्री है, इजराइल का जो रिलेशन है वो खास करके क्या है, ये पूरा ग्रुपिंग जो है ना ITU और U2, ठीक है, वो कहां है, इसको हम लोग बोलते हैं ये मिडल ईस्ट, इसको मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया भी बोल सकते हैं, वेस्ट एशिया भी बोला जाता है, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इसको I2U2 जो है, ये आपको मालूम चलेगा कि इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है, और ये कहां किस रीजन का है, तो मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया, ठीक है। इसमें यानी क्या है, पूरा अरेबिक वर्ल्ड आ गया आपका, पूरा अरेबिक वर्ल्ड आ गया इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो आपका जो इसमें क्या है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट और इजराइल। इजराइल आपको मालूम है कि क्या है, उसका अरब वर्ल्ड से क्या संबंध है, एंशिएंट टाइम से ही, मतलब खास करके जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, जो एवर सिंस द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल, अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही खराब रहे हैं, ठीक है, काफी कई वॉर्स, युद्ध हुए हैं। तो नेचुरली क्या है, जितना भी अरब वर्ल्ड है वो उससे जो रिलेशंस हैं इजराइल के, वो बहुत ही हार्डन रहे, ठीक है, बहुत ही वर्स रहे। तो ओवर द टाइम बेसिकली क्या है, ये जो 2021 में इस ग्रुपिंग को बनाया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसए, ठीक है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था यूएसए के, उसने अपनी लीडरशिप में इसको बनाया जो है I2U2 को। अब इसमें बेसिकली क्या है, जो इसमें किसका था, अब्राहम अकॉर्ड्स हुए, अब्राहम अकॉर्ड ये कब हुए, 2020 में हुए, ठीक है। ये किए गए 2021 में जो है, इसको I2U2 को जो है लॉन्च किया गया, किस चीज के लिए, तो एक चीज ध्यान रखिए, कहां पे, ये मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया में। और मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया आपको मालूम है कि इज अ हाईली वोलेटाइल रीजन, दुनिया का सबसे वोलेटाइल रीजन क्या है, ये वेस्ट एशिया है। अब नाउ देखिए, अब इन जो मेंबर्स हैं इनके आधार पे ही आप पूरा ग्रुपिंग का ऑब्जेक्टिव भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब जहां पे इजराइल हो और इस्लामिक वर्ल्ड में खास करके यूएई हो, तो आप समझ सकते हैं उनके रिलेशंस क्या है। तो इंडिया, ठीक है, अब नेचुरली इंडिया और इजराइल, ठीक है, और U2 मतलब नेचुरली आपका जो है यूएसए, ठीक है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब देखिए इनके बीच में अब्राहम अकॉर्ड्स में जो मोरक्को भी था जो है आपका, ठीक है, और भी मुस्लिम कई कंट्रीज थे, उनके बीच में एक पीसफुल जो है कि पीसफुल रिलेशन डेवलप करने के लिए अग्रीमेंट कराया गया, ठीक है। ये कराया गया। अब उसका जो है नतीजा, ये रिजल्ट निकला कि 2021 में ये ग्रुपिंग जो है स्टैब्लिश हुई, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया का क्वाड भी बोलते हैं। क्वाड जो है वेस्ट एशिया का क्वाड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, अब देखिए इसको ग्रुपिंग को क्यों किया गया, क्योंकि नेचुरली यहां पे क्या है, अगर देखें तो एवर इंक्रीजिंग द असर्टिवनेस ऑफ चाइना जो है असर्टिव हो रहा है। असर्टिव चाइना किसके माध्यम से, टर्की के माध्यम से। टर्की के माध्यम से क्या हो रहा है कि चाइना तो अपना BRI प्रोजेक्ट जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो है क्या कर रहा है, कनेक्टिंग BRI जो है के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है, चाहे वो पोर्ट्स हो, रोड्स हो, ठीक है, उनके माध्यम से कनेक्ट कर रहा है अपने माल को बेचने के लिए, ठीक है। ये चीजें हैं टर्की के माध्यम से। टर्की हैड बिकम एवर असर्टिव, टर्की और खास करके ईरान है, ठीक है, ये सब ईरान। तो ईरान का तो खैर डायरेक्टली इंडिया, चूंकि जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इंडिया हैज अ वेरी क्लोज रिलेशन, कल्चरल रिलेशन विद ईरान, तो उससे डायरेक्टली नहीं करेगा, लेकिन खास करके जो यूएसए का जो रोल है पूरे वेस्ट एशिया में, वो क्या है कि जो इजराइल आइसोलेटेड जो था पूरे अरबिक वर्ल्ड से, उसके बीच में एक ब्रिज का काम करना, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड ने इन जो कंट्रीज हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, काफी हद तक कई कंट्रीज का जो है, उसमें यूएई भी था, ठीक है, बहरीन भी था, जो है आपका मोरक्को भी था, इनको जो है इंक्लूड किया आपको, ठीक है। तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनके रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना, उनको रिकॉग्नाइज करना इजराइल के एग्जिस्टेंस को, ठीक है। तो ये किया, ठीक है। अब इसमें इस ग्रुपिंग का जो ऑब्जेक्टिव ये था, क्या था कि एक तो एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी। आपको मालूम है कि मिडिल ईस्ट जो है इज अ हब फॉर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, चाहे ऑयल या आपके गैस जो है रिसोर्सेज के लिए। दूसरी बात, और ये इंडिया के इंटरेस्ट को भी सूट करता है, क्योंकि इंडिया जो है 80% अपनी जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करता है बाहर से, तो एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट,
ठीक है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए नेचुरली क्या है कि इंडिया अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनको वेस्ट कंट्रीज में भी भेजता है, ठीक है, और बाकी अदर कंट्रीज में भी जाते हैं। तो जो मिडल ईस्ट है खास करके उसमें इंडिया के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो काफी हाई डिमांड में होते हैं एंड इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर टू, ठीक है। सो एक तो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जिसके वजह से यूएई ने अनाउंस भी किया कि इट इज गोइंग टू इन्वेस्ट हेवली इन इंडिया, ठीक है। बाकी तो अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन नेचुरली, ठीक है, कि डेवलप होगा तो उससे मार्केट और एक्सेसिबल होगा, जिसको कि काउंटर करना है जो चाइनीज अग्रेशन को, चाइनीज का जो असर्टिवनेस है जो बिल्डअप कर रहा है, तो उसके इन्फ्लुएंस को कम करना है। तो एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजिकल जो है कोलैबोरेशन, ये सब चीजें। फिर फूड सिक्योरिटी, आपको मालूम है कि इजराइल इज अ मेजर कंट्री जो माइक्रो इरिगेशन में भी काम करता है, ठीक है। सो वाटर सप्लाई, इन सब चीजों के लिए जो है ये कोलैबोरेशन किया गया कि जितना इंटीग्रेशन होगा और खास करके वेस्ट एशिया में, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो चाइनीज इंफ्लुएंस है उसको कम किया जाए और उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी जो है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। उस नेचुरली उससे क्या होगा कि पीस बढ़ेगी, तो पीस एंड स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी और उसमें चाइनीज का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सकता है। दैट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये सब चीजें इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जो किया गया। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपको I2 U2 समझ में आ गया, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये समझ में आ गया, कब इसको एस्टैब्लिश किया गया, किसने करवाया, ठीक है, और किस अकॉर्ड के का रिजल्टेंट ये इफेक्ट था वो भी आपको समझ में आ गया। अब डियर फ्रेंड, जो इंडिया का जो रोल है, अब इसकी ग्लोबल पोजीशनिंग कैसे बढ़ेगी, तो नेचुरली क्या है कि वेस्ट एशिया में जब यूएसए आपको मालूम है कि इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री एंड लीडिंग कंट्री, तो उसमें क्या है कि यूएसए ने इंडिया को इन्वॉल्व किया इस रीजन में। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोफाइल है, ठीक है, जो प्रोफाइल है इंडिया की वो बढ़ जाएगी, द स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल, राइट, द स्ट्रेटेजिक जो प्रोफाइल है इंडिया की क्या होगी, वो नेचुरली जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट एशिया के साथ जो है जितने भी अरबिक वर्ल्ड है उनसे इंडिया का रिलेशन बहुत ही लॉन्ग टाइम से, एंशिएंट टाइम से रहा है और बहुत ही ऑलमोस्ट काफी, अगर ओवरऑल देखें तो बहुत ही हार्मोनियस एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशन रहा है, और ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहा है। तो अगर वेस्ट एशिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो इंडिया कैन इमर्ज एज अ मेजर कंट्री टू मीडिएट बिटवीन एंड रिजॉल्व द इशू, ठीक है, तो उसमें जो है इंडिया इवॉल्व कर सकता है। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्लस नेचुरली अगर हम यूएसए के साथ जो है ऑन इक्वल फुटिंग जितने भी मेजर कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन को हम डेवलप करें तो उसका काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, और ये न केवल इंडिया के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको सर्व करता है, बल्कि एक मेजर पावर के रूप में उभरने में ये हेल्प करेगा, ये रोल, ये ग्रुपिंग, राइट। सो आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव गॉट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो इसको आप जो है, ये जो भी अंडरस्टैंडिंग है आप इसको इस पे रख करके, जो मैंने फॉर्मेट बताया है, कौन सा फॉर्मेट है कि आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में रखना है, मेन बॉडी में आपको रखना है, ठीक है, कैसे रखना है, और आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दोज पॉइंट्स, ठीक है, वर्ल्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वो, और आपको कंक्लूड कर देना है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूड जब आप करेंगे तो नेचुरली जैसे मैंने बताया कि इट शुड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो आप इंट्रोड्यूस करिए, चूंकि आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल गई है उसको आप जो है रखते जाइए, और हाउ बेनिफिशियल this grouping will be, how it will increase the international profile, geostrategic importance of India in the world affairs, आपको ये सब चीजें आपको डिस्कस करना है, ठीक है, comprehensively with examples, ठीक है। So that would be your effective answer, ठीक है, to this question. Now dear friends, let's move on, next question को हम लोग डिस्कस करते हैं। Now अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए,
ये क्या कर रहा है कि क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। क्लीन एनर्जी आपको मालूम है क्लीन एनर्जी क्या होती है? इज द ऑर्डर ऑफ द डे, मतलब ये आज की डिमांड है, ठीक है। क्लीन एनर्जी मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोल का इस्तेमाल करके हम लोग जो है एनर्जी जो ना बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी फैक्ट्रीज में या व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो फॉसिल फ्यूल है, दैट इज हार्मफुल। क्लीन एनर्जी क्या है? आप क्लीन एनर्जी जो विंड के, जो साफ सुथरी एनर्जी डेवलप हो, जो द सोर्सेज जो भी है एनर्जी के, दैट शुड बी क्लीन। जैसे जो पॉल्यूटिंग ना हो, जैसे क्या है? विंड एनर्जी, विंड से जो पैदा होती है, और क्या है? नेचुरली आपकी जो है जो सोलर एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, और भी जो है बहुत से एनर्जी हैं जो क्लीन सोर्स से आए। तो क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। डिस्क्राइब ब्रीफली यानी शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करना है इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आपको मालूम है कि भाई जितने भी पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके वजह से जो है पूरी आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, तो क्या होता है कि वो क्या करती हैं? हीट को ट्रैप करती हैं, और हीट को ट्रैप करती है तो नेचुरली जो अर्थ का क्या है? टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो नेचुरली जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो सब पिघलते हैं, और पिघलते हैं तो क्या होगा कि जितने भी रीजन्स हैं या जो भी कंट्रीज हैं जो सी शोर पे हैं, तो सी का जो है जो लेवल बढ़ेगा तो नेचुरली वो सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ठीक है। प्लस जो है जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे, तो जो नदियां बनती हैं वो सब क्या हो जाएंगी? सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बर्फ ही नहीं रहेगा तो पिघलेगा क्या? और पिघलेगा नहीं तो नेचुरली पानी नहीं बनेगा, और पानी नहीं बनेगा तो नदियां सब सूख जाएंगी। अब सूख जाएंगी तो जितने भी कंट्रीज और सिविलाइजेशंस हैं जो एंशिएंट टाइम से चली आ रही हैं सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। इन वेरियस इंटरनेशनल फोरा मतलब जो फोरम्स हैं, ठीक है, तो जितने भी इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स है, इंडिया का जो है क्या रोल है, ठीक है, उनकी क्या पॉलिसी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, कि इंडिया का जो है इंटरनेशनल जो ऑर्डर है उसमें क्या रोल है, इंडिया कैसा रोल प्ले कर रहा है, पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, ये सब चीजें आपको डिस्कस करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने अंडरस्टैंड कर दिया प्रॉपरली तो एक चीज ध्यान रखिए कि आप जो 80% कैंडिडेट्स जो गलतियां करते हैं उससे आप जो है बाहर निकल गए। दूसरी बात आपको क्या करना है कि उसके कीवर्ड्स को फोकस करना है। कीवर्ड्स को आपने फोकस कर दिया तो आपको एक फूड ऑफ थॉट मिल जाएगा कि कैसे आपको ऑर्डर रखना है, ठीक है, अपने आंसर का। तीसरी चीज जो है कि नेचुरली आपको मेंटल फ्रेमवर्क बनाना है, और मेंटल फ्रेमवर्क बनाने में जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि आप आंसर को कैसे रखते जाएं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट उसमें डेटा और जो भी फैक्ट्स या एग्जांपल्स रखना है वो आप रखते जाइए, उसको फर्दर इलैबोरेट करते हुए और कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। Describe briefly India's changing policy towards climate change in international fora in the context of geopolitics। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है, कि व्हाट शुड बी द आंसर। तो आंसर जो है देखिए, क्लीन एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि क्लीन एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज क्लीन एनर्जी, उसको आप डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि बिन पानी सब सून, ठीक है, तो बिन एनर्जी सब कुछ सून। एनर्जी ही नहीं है, चाहे व्यक्ति के अंदर हो या देश के अंदर हो, तो कोई भी ना आपके क्या होंगे, कल कारखाने चलेंगे, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब बंद हो जाएंगी, ठीक है। सो कुछ चलेगा ही नहीं। आप जो लाइट देख रहे हैं, लाइट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी नहीं आएगी, ठीक है, तो उसको फिर जो है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ एनर्जी। सो क्लीन एनर्जी क्या है, देखिए एनर्जी होती है, अब उसका सोर्स क्लीन है और डर्टी भी हो सकते हैं। अब डर्टी क्या है, अब जैसे कोल है, ठीक है, ऑयल है, और भी जो नेगेटिव, जो यानी डर्टी एनर्जी का मतलब क्या, विच पॉल्यूट्स, जो पॉल्यूट्स, जो नुकसान करते हैं, न केवल इंसानों को बल्कि नेचुरली पूरे अर्थ को जहां पे हम लोग रहते हैं। तो क्लीन एनर्जी का मतलब कि जो जैसा ही नाम ही बता रहा है कि साफ एनर्जी, तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, सोलर एनर्जी, और क्या आएगी, ठीक है, सोलर एनर्जी आ जाएगी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, जैसे मैंने डिस्कस किया, विंड एनर्जी, ये जियोथर्मल, और भी जो है एटीसी, आपकी जो आपकी हाइडल जो प्रोजेक्ट्स होती हैं वो भी आती हैं, जो पानी से जो है बनाई जाती हैं, जो हिली एरियाज में हाइडल, वेरियस हाइडल प्रोजेक्ट्स होती हैं।
तो ये सब चीजें जो है क्लीन एनर्जी के मेजर सोर्स हैं। अब देखिए इनको आपने डिस्कस कर दिया। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको डिस्कस करना है कि जो इंटरनेशनल फोरा है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अब जैसे क्लाइमेट चेंज क्या है उसको मैंने आपको बता दिया कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, कि जो फॉसिल फ्यूल हैं उसके एक्सेसिव इस्तेमाल करने की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, और पोल्यूशन बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, और कैसे बढ़ रहा है तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया कि ओशन का लेवल बढ़ रहा है, और नेचुरली जो है जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो पिघल के खत्म हो जाएंगे, तो उनमें कुछ पानी ही नहीं बनेगा, तो सब चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। तो ये सब चीजें जो है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट हैं, और उसके इफेक्ट हैं तो नेचुरली आपका जो है उसके और भी इफेक्ट होंगे। यानी जो एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर जो है बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो आपकी फसलें कैसे पैदा होंगी, फिर लोग कैसे जिएंगे। सो ये पूरा चेन आप जो है अगर समझेंगे तो देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ क्लाइमेट चेंज इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट वी नीड टू डू। अब देखिए क्लाइमेट चेंज में क्या है, एक चीज ध्यान रखिए कि जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जैसे आपका पेरिस एग्रीमेंट और भी बहुत से एग्रीमेंट हुए, जो क्या करता है कि नेशनली डिटरमिन जो कंट्रीब्यूशन की बात करता है, ठीक है, नेशनली जो है डिटरमिन एनडीसी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की बात करता है कि जितने भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें क्या करना है कि उनको एक सर्टेन परसेंटेज पे कट डाउन करना है। जैसे इंडिया का प्रपोजल है कि 1970s तक 2070 तक जितना भी जो है इसका जो एनर्जी बन रहा है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लीन एनर्जी पे बेस्ड हो जाएगा। यानी जो फॉसिल फ्यूल है उसको खत्म कर देंगे, उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। 2030 तक ये मान रहे हैं कि 2030 तक जो है बेसिकली इसका 30 to 50% की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो भी हमारी जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगी वो 50% हम उसको रिन्यूएबल पे, नॉन रिन्यूएबल पे कर देंगे, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या है, यानी जो क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे हम कर देंगे, ठीक है, रिन्यूअल पे कर देंगे, ठीक है। सो ये चीज आपको करना है। अब वो कितना करेगा, इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो लेकिन इंडिया क्या कह रहा है कि इंडिया कह रहा है कि जो खास करके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इस पूरे क्लाइमेट चेंज में, पॉल्यूशन में डेवलप्ड कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। तो जो भी ये होना चाहिए दैट शुड बी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज ध्यान रखिए, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंशिएटेड जो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कॉमन मतलब हमें कह रहा है कि भाई हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन आपको यह भी देखना है जितने भी इंटरनेशनल फोरम है वहां पे इंडिया ने लीड किया है, ठीक है, कि जो भी पॉलिसी बने क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखे, उसकी प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, वो ऐसी बननी चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चूंकि और या बैकवर्ड जो कंट्रीज हैं जिनका बहुत ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है उस पॉल्यूशन में, क्योंकि जितने इंडस्ट्रियलाइज प्रेजेंट में कंट्रीज हैं, चाहे यूरोप और अमेरिका जो है, उसमें उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया है एंड इट हैज अ वेरी डिवास्टेटिंग इंपैक्ट, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उनका कहना है कि जब उन्होंने पॉल्यूट ज्यादा किया है तो उनका क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कॉमन तो होनी चाहिए, हम भी करेंगे कंट्रीब्यूट, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, चाहे वो फाइनेंस फंड की या जो उसमें कट डाउन करने की बात हो रही है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करने में। तो क्लीन एनर्जी को उनको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, कट डाउन जो है फॉसिल फ्यूल ज्यादा करना चाहिए उनको, ठीक है, और फाइनेंशियली भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। सो ये चीजों को हमेशा इंटरनेशनल फोरम पे उठाता रहा है इंडिया, और इंडिया के इस वजह से प्रोफाइल काफी जो है डोमिनेंट रही है। नाउ एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि इंडिया ने खुद डिक्लेयर किया है कि ग्रेजुअली इट विल वेरी फास्ट जो है क्लीन एनर्जी को, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको क्या करेगा, वो क्लीन करेगा। क्लीन करेगा का मतलब क्या है कि आपका जो है ना इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है ISA, ठीक है, यानी इक्वेटर के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं उनसे सबसे जो है इसने ग्रुप बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, जो गुरुग्राम में आपके इसका जो है गुरुग्राम में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। सो इट इज प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से, कि हम ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहते हैं,
ठीक है। सो ये चीज जो है इंडिया लीड कर रहा है जितने भी इंटरनेशनल फोरम में, ना केवल नेगोशिएशंस में बल्कि जो है उसके एक जो पॉजिटिव स्टेप होना चाहिए उसमें भी लीड कर रहा है। और आईएसए फॉर्म करने में इंडिया का बहुत मेजर रोल है, ठीक है। सो ये चीजें जो है इंडिया करके ये संदेश देना चाह रहा है कि वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी आर कंसर्न विद द इंक्रीजिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वी कैन नॉट रिमेन ओनली अ स्पेक्टेटर। हम केवल मियर स्पेक्टेटर नहीं रहेंगे, केवल बात नहीं करते हैं बल्कि इन रियलिटी में हम स्टेप भी लेते हैं, ठीक है। नेशनल लेवल पे भी क्या कर रहा है कि जो कुकिंग फ्यूल है, ठीक है, सो इसमें क्या है उसको भी बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, कि भाई जो ट्रेडिशनल तरीके से खाना बन रहा था उसको खत्म किया जाए, जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। सो नेशनल सोलर जो है प्रोजेक्ट है उसको भी बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। सो सोलर पावर को, विंड एनर्जी को, जो आपके जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं उसको बढ़ावा दे रहा है। और नेशनली जो डिटरमिन जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी क्या कर रहा है कि ये आप उसको ध्यान में रख रहा है, ठीक है। और जो फॉसिल फ्यूल है उसके इस्तेमाल को एक सर्टेन डेफिनेट लाइन में, ठीक है, उसको कट डाउन की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड इज ग्रेजुअली इट इज अचीविंग एंड इज फास्ट अचीविंग रादर, ठीक है। सो ये सब चीजें डियर फ्रेंड्स आपको मेंशन करना है, ठीक है। सो आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव फाउंड ब्रॉडर फ्रेमवर्क इस इशू पे कैसे लिखना है। तो इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए, वर्ड लिमिट का ध्यान में रखना है, वो शुरू में मैंने बता दिया है, ठीक है। नाउ मेन बॉडी में आपको डालना है। अब मेन बॉडी में आप जो है लिखते जाइए 60% टोटल होना चाहिए आपका, जो भी आंसर होना चाहिए, ठीक है। और कंक्लूजन पार्ट जो है रिमेनिंग आपका जो है 20% में होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी भी आपका जो है 20% में होना चाहिए, ठीक है। सो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा बताना है, क्लीन एनर्जी क्या होती है उसके सोर्स के बारे में बताना है, नेशनली जो डिटरमिन जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताना है, ठीक है। इंडिया जो है जैसे पेरिस अग्रीमेंट को डिस्कस करना है और इंडिया का जो रोल है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसमें कैसे ये इसने स्टेप लिया और कैसे ये बढ़ावा दे रहा है क्लीन एनर्जी को, और जिससे कि जो इंडिया की जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इन सब चीजों को जो है डिस्कस करते हुए आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से लिखते जाइए। सो दैट विल मेक अ वेरी इंप्रेसिव एंड पर्सुएसिव आंसर and obviously it will get reflected in very impressive marks, right? So इन सब चीजों को जो है आप करते हुए डिस्कस करें, right? चलिए, so आगे बढ़ते हैं। Now dear friends, हम लोगों ने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर दिया। अब नाउ क्विकली पाथ आईएएस की तरफ से एक यूपीएससी वर्कशॉप होने जा रही है, आप फटाफट रजिस्टर करा लीजिए। और यहां पे जो बहुत एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट जो फैकल्टीज हैं वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको क्या दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, एकदम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको पेशेंटली यहां पे सुना जाता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं, उसके लिए आप फटाफट रजिस्टर करा लीजिए, ठीक है। जो भी गिवन इसमें स्क्रीन के नीचे जो है आपको नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल करके आप बात करिए, अपना जो है अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए यहां पे, राइट। एंड नाउ डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव फाउंड दिस एंटायर डिस्कशन, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वाइट फ्रूटफुल फॉर योर प्रिपरेशन। और जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करिए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना आपका जो है आंसर इफेक्टिव होगा और उसको आप चेक करा सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, यहां पे इवैल्यूएशन भी होता है, ठीक है। सो आप यहां पे जो गिवन नंबर है इस पे आप कांटेक्ट करके आप अपने आंसर राइटिंग को लिखिए, आप जो है डिस्कस करिए। यहाँ के टीचर्स जो है वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये सब करिए। नाउ लेट्स होप टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में मैं एक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कॉम्प्रिहेंसिवली कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे जो है एक आइडियल आंसर राइटिंग होना चाहिए, ये सब प्रीवियस ईयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स होप टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।